बैम्बू बिरयानी वाले की सफलता। मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों लकड़हारे थे। वो दोनों जल्दी सुबह जंगल चले जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाकर गाँव में व्यापारियों को बेचा करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने काफी अंदर तक चले गए, तब सुनील ने मोहन से कहा, अरे मोहन, वो देख तो वहाँ पर। अरे क्या हुआ सुनील, क्या दिख गया तुझे ऐसा? अरे वो सामने देख, नदी पार कितने बांस के पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े बांस के झुरमुट लगते हैं वहाँ पर। ये तो लगता है बांस का जंगल है नदी पार। क्यों ना हम वहाँ जाकर बांस काटें? पता है तुझे, बांस बेचने से लकड़ी से ज़्यादा कमाई होती है। हाँ हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं। सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर बांस के झुरमुट देखकर बड़े खुश होते हैं। वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं और उन्हें लाकर गांव में व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी बांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कहाँ लग गई तुम लोगों की लॉटरी है? कहाँ से लाए हो इतने अच्छे बांस? क्या और लाकर दे सकते हो? हाँ हाँ सेठ जी, आप जितने कहिए उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहाँ से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम। अच्छा ठीक है भाई, मुझे क्या लेना है तुम कहाँ से भी लाए हो। ये पकड़ो पैसे और कल और बांस ले आना। जी सेठ जी। वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। बांस के जंगल में पहुंचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं। तभी अचानक बड़े जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज़ सुनकर सुनील कहता है, अरे अरे मोहन, जल्दी कर भाई जल्दी कर, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। हमें कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। वो दोनों जंगल में छुपने की जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो लोग आग जला लेते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी मोहन बोलता है, अरे सुनील, ये देख, ये बैम्बू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुना है बैम्बू की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चलो आज बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और वो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों बिरयानी खाकर सो जाते हैं और सुबह मौसम खुलने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंद हो गया। तभी एक दिन मोहन सुनील से कहता है, अरे सुनील, घर बैठे बैठे क्या करें भाई, चलो एक काम करते हैं। हमने जो बैम्बू बिरयानी बनाई थी ना, वो बनाकर गांव की मार्केट में बेचते हैं। मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो दोनों खूब सारी बिरयानी बनाते हैं और गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। उनके हाथ की बनाई बैम्बू बिरयानी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब वो दोनों रोज ही बैम्बू बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते उनकी बैम्बू बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अब सुनील और मोहन लकड़हारे नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाने वाले व्यापारी बन गए थे। नारियल बर्फी वाली बीवी। रूपेश और कमला पति पत्नी थे। दोनों अपना बेटा रवि के साथ खुशी खुशी रहते थे। रूपेश का बड़ा नारियल का खेत था। वह रोज जाकर नारियल का पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ता था। फिर उसके सारे फसल को मार्केट में ले जाके बेचता था। उसको थोड़ी बहुत मुनाफा भी होती थी। एक दिन रूपेश आकर कमला से कहा, कमला, कहाँ है मेरा प्यारा बेटा? मैं उसे मेरी तरह नारियल वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला आ रहा है खेल से। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा रवि, तुम्हें सिर्फ खेलना ही नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ना लिखना भी चाहिए। हाँ पापा, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कल आपके साथ खेत में ले जाना। मैं भी नारियल तोड़ना सीखूंगा। ठीक है बेटा। ऐसा रूपेश और रवि दोनों अगले ही दिन सुबह ही खेत में जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, बेटा, तुम अच्छी तरह से देखते ही रहना, चढ़ो मत, अगर संतुलन नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ऐसा बोलकर रूपेश नारियल का पेड़ चढ़ जाता है
और नारियल तोड़ना शुरू करता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेड़ भी चढ़ा, लेकिन इधर रवि एक पेड़ थोड़ा चढ़ जाता है और उसका पांव फिसलने से नीचे गिर जाता है। रवि को कुछ नहीं होता, लेकिन उसका चिल्लाने की आवाज सुनकर रूपेश जो पेड़ के ऊपर था उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका पैर फिसलकर जोर से नीचे ऊपर से गिर जाता है। उसको कमर पर जोर से चोट भी लगती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कमला और रवि के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वहां पर डॉक्टर ने बोला, कमला दीदी, रूपेश की रीढ़ की हड्डी दब गई है। उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी है। मेरे ख्याल से वह अभी कुछ महीने तक बैठ भी नहीं सकता। हे भगवान, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो। माँ और बेटा रूपेश को मिलने कमरे के अंदर जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, कमला, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि अब मैं उठ नहीं सकता। मैं अपने दोस्त किरण को बुला लिया है। अभी वही हमें कुछ सहायता कर सकता है। तुम चिंता मत करो। 2 दिन के बाद रूपेश का दोस्त किरण कमला को मिलने आता है। अरे भाभी, तुम चिंता मत करो। पहले ये बोलो कि तुम कौन सा पकवान स्वादिष्ट बना सकती हो। भाई साहब, मैं नारियल की बर्फी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं अपने दादी माँ के पास सीखी है। अच्छा, तो ठीक है। आप जल्दी नारियल का बर्फी बनाकर मुझे देना। मैं अपने मिठाई के दुकान पे नारियल की बर्फी लगा दूंगा। जो भी पैसा उसे बेचने से आएगा मैं उसे आप ही को दूंगा। ये वादा है मेरा। जैसे ही किरण अपनी दुकान पे कमला का नारियल का बर्फी लगाया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बर्फी का सेल्स आसमान छूने लगते हैं। स्वादिष्ट होने की वजह से उसको और कमला को बहुत मुनाफा होता है। ये सब देखकर कमला और रूपेश बहुत खुश हो जाते हैं। रवि भी अच्छी तरह पढ़ने लगता है। कुछ महीने के बाद जब रूपेश को ठीक हो गया, तीनों मिलकर नारियल की बर्फी का अपना एक ठेला भी खोलते हैं और ऐसा ही खुशी खुशी से जीने लगे। पूजा अपने घर की बाहर हमेशा साफ सफाई करती रहती थी। एक दिन वो कुछ बीज लगाती है और उनसे मटर का पौधा निकलता है। पूजा की खिड़की के बिल्कुल पास वो पौधा लग जाता है। पौधे पर छोटी छोटी मटर की फलियां निकलती हैं। उनमें से 4 पहले मटर के दाने बहुत कच्चे होते हैं, जिन्हें पूजा की खिड़की साफ दिखाई देती है। वो रोज पूजा का गाना सुनते हैं और मजा करते हैं। वाह, पूजा कितना अच्छा गाती है ना? हाँ, बहुत सुंदर। सभी को उसका गाना सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन एक मटर की फली का दाना सबसे ज्यादा पूजा को चाहता है। वो हमेशा खिड़की के पास पूजा का इंतजार करता रहता है। कब आएगी पूजा? सारा दिन निकल गया, आज वो नजर ही नहीं आ रही। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मटर की फली का दाना देखता है कि घर में डॉक्टर आ रहे हैं, आसपास के पड़ोसी आ जा रहे हैं। वो 2 महिलाओं की बातें सुन लेता है। अरे बहन, पूजा की हालत तो सही नहीं लगती। ना जाने क्या हो गया है इसे, बिल्कुल बात नहीं करती, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर तो कहता है इसकी इच्छा शक्ति पर ही सब निर्भर करता है। ना जाने ये कब ठीक होगी। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मटर का दाना जब ये बात सुनता है तो भगवान की आराधना करने लगता है और पूजा की तंदुरुस्ती की कामना करने लगता है। एक दिन खूब तेज तूफान आता है। अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो मटर की फली का दाना सीधा पूजा के कमरे के अंदर जा गिरता है और उससे बातें करने लगता है। पूजा, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? यूं क्यों लेटी रहती हो? आखिर बात क्या है? मुझे देखो, मेरी इच्छा शक्ति मुझे तुम्हारे पास तक ले आई और तुम बिस्तर से ही नहीं उठ रही हो। पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। उठो पूजा, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। पूजा मटर की दाने की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि मटर का दाना उससे बातें कर रहा है। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे हुआ? और तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरी इच्छा शक्ति है, इसीलिए तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा।
हम सब के अंदर वो है, मगर उसे जगाना इंसान के अपने अंदर होता है। कोशिश करो, उठो, जागो, अच्छा खाना खाओ, पानी लगातार पियो। धीरे धीरे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी पूजा। धीरे धीरे रोज कहने पर पूजा उसकी बात मान लेती है। मटर की फली के दाने को अपने खिड़की के पास छोड़ देती है। अब तुम यहीं रहो, मैं खाना भी खाती हूँ, समय पर पानी और दवा भी लेती हूँ। उम्मीद तो है धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। क्यों नहीं, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। पहले से तुम बहुत अच्छी हो चुकी हो। धीरे धीरे पूजा तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन बरसात के बाद पूजा का ध्यान अपनी खिड़की पर जाता है। वो देखती है कि मटर का दाना अब फिर से एक पौधा बन चुका है। वो उसे रोज पानी देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस मटर के दाने ने ही उसे इच्छा शक्ति हमेशा बनाए रखना सिखा दिया था।